ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए इसमें, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है, आई राइट द फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। लेट्स सी हाउ टू डू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 14 है, तो इसको ट्राई करते हैं 14 क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। तो टीसी का फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। मैं यहां लिख देता हूं, टीसी का फॉर्मूला क्या होता है 8A/27 RB। और पीसी का फॉर्मूला क्या होता है, पीसी का होता है 20 के नीचे आता है 20 के, और कितना होता है ये A/27 20 के, ठीक है। ये हो जाएगा A/27 20 के। इज इट क्लियर? तो सर टीसी और पीसी की वैल्यू भी गिवन है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा ना, तो टीसी बाय पीसी का रेशियो आ जाएगा, वहां से 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 20 के से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 बच जाएगा मेरे पास, क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। मतलब मैं वहां से इनको एक वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू क्या आ रही है B = RTC by 8PC, ठीक है। तो यहां से मैं B की वैल्यू निकाल लेता हूं, B क्या आता है, तो R की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 0.0821 होती है भाई, मल्टीप्लाई टीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 304.2 केल्विन है, ठीक है। अच्छा, पीसी की वैल्यू 27 कितना है 8 इंटू पीसी, पीसी कितना है 72.9 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.0427 लीटर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.0427 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बी आ गया, बी पता है सबको क्या है, ए और बी आर द वेंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू निकालना है, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए सॉरी बी का वैल्यू आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है CO2 मॉलिक्यूल का। एक फॉर्मूला और है बी के लिए, आपको पता है बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है 4 × n × v, ठीक है ना। तो ये क्या होता है 4 × n × v, और v क्या होता है, व्हाट इज v, एंड v = 4/3 पाई r³। बस ये r³ भी तो निकालना मुझे, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स पुट द वैल्यू। तो b के वैल्यू कितना है मेरे पास 0.0427 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4, n का मतलब क्या होगा, वैगेटर नंबर 6.022 × 10⁻23 और 4/3 पाई इंटू r³। तो यहां से क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि r³ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्यूब रूट निकाल के आएगा, और सॉल्व करने में आंसर जो आएगा r का वो कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर यही आना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से होना है, आपको जस्ट कैलकुलेशन खुद ही करनी है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 15 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर है स्क्रीन में लास्ट में। चलिए अगेन ये क्वेश्चन आ गया कहां से, देखिए, फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द सेम गैसेस, सेम गैस है, टेम्परेचर अलग है, ठीक है, विद टू डिफरेंट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अभी हमने जो पहले करा था वो कौन सा करा था, वो था एवरेज वेलोसिटी। अब ये कौन सा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, दैट इज 3RT/m होता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के इसको करते हैं अभी, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो करिए 3RT/m होता है, 3RT/m होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा 3RT/m आ जाएगा, ठीक है, और साथ में अंडर रूट होता है। तो ये बोल रहा है कि सेम गैस है, सेम गैस है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। तो टेम्परेचर डिफरेंट, तो V की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। तो V1 = 3RT1/m आ जाएगा, और V2 कितना आ जाएगा 3RT2/m आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट। कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा T1/T2 √T1/T2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन इसमें सही आंसर है। सीधा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए सारी ना, वो तो याद ही आपको। अच्छा, ये हो गया 15 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 सी मैंने, ठीक है। तो आते हैं 16 क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो देखिए आपके सामने 16 क्वेश्चन भी आ गया, डिस्प्ले हो गया। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है।
तो एजीआई क्रिस्टलाइज कर रहा है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में, ठीक है। ZnS स्ट्रक्चर, देखो मैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बताता हूं आपको क्या है। ZnS टाइप जो स्ट्रक्चर होती है जिंक ब्लेंड वाली, ठीक है, उसके अंदर जो Zn+2 आयन होता है वो कहां होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। और जो S-2 होता है ये क्या करता है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो एजीआई है वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, क्रिस्टलाइज कर रहा है। इसका मतलब एजीआई के अंदर जो Ag पॉजिटिव होंगे वो क्या करेंगे, वो भी Zn+2 की तरह अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया 50%। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50। तो 16 का आंसर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। इज इट क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले यानी कि 17 के ऊपर। हाँ जी 17 ही है, तो ये भी बहुत, ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी, तो ये 17 है, इट्स आल्सो वेरी इजी, यू कैन सी। देखो तो a solid has a structure in which W atoms are located at the Q corner of the unit cell, O atoms are located at the cube edges and Na atoms are at the cube center. The type of lattice, the lattice type and formula is, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें सारे के सारे कॉर्नर्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स आपको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और बीच में ये वॉइड बनाया हुआ है। तो मतलब क्या है, ये जो वॉइड होगा ना, ये जो बीच वाला वॉइड है ये कौन होगा, दिस इज Na+, ठीक है। केटाइंस पता है आपको, W एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब कॉर्नर, तो ये कौन सा एटम हो गया, W एटम हो गया, ठीक है। और क्या लिखा है, W एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब कॉर्नर, O एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब एजेस। अच्छा जो क्यूब की एजेस है, क्यूब की एजेस पे क्या है, ऑक्सीजन एटम है, और जो है सोडियम एटम कहाँ है, क्यूब के सेंटर के अंदर है, ठीक है। आपको बताना है इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। चलो फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, है ना। W एटम कहाँ पे है, क्यूब कॉर्नर के ऊपर है, तो W का नंबर कितना आने वाला है, तो W का नंबर कितना आने वाला है, 1/8 into 8 दैट इज 1, ठीक है। कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है और 8 कॉर्नर होते हैं, नंबर 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम कहाँ पे है, क्यूब के एजेस पे, ऑक्सीजन का नंबर कितना होने वाला है, 1/4 into 12 दैट इज 3, ऑक्सीजन का नंबर 3 आ गया। और Na एटम कहाँ, क्यूब सेंटर, और जो क्यूब सेंटर होता है वो पूरा का पूरा कहाँ होता है, वो पूरा का पूरा कहाँ होता है, वो तो भाई क्यूब के अंदर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो Na का कंट्रीब्यूशन भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, NaWO3 ना, हाँ NaWO3, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलो फॉर्मूला चेक करते हैं किसका है, इसका भी है, अरे भाई इसका भी है, इसका 3 NaWO3, अब तीनों में से कौन सा सही होगा, ये इसमें देखने वाली बात है, ये फिगर से पता लगेगा हमें, ठीक है। अच्छा सिंपल क्यूबिक हो सकता है, या टेट्राहेड्रल हो सकता है, या बॉडी सेंटर क्यूबिक हो सकता है। अच्छा पहले देखते हैं बॉडी, क्या ये बॉडी सेंटर क्यूबिक हो सकता है, चेक करते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर, बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर एक एटम कहाँ लाई करता है, बॉडी के क्यूब के सेंटर में, और उसके जो कॉर्नर्स है वो टच नहीं करते, यहाँ कॉर्नर टच कर रहे हैं, मतलब बॉडी सेंटर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल तो हो ही नहीं सकता। बचता क्या है, सिंपल क्यूबिक, और ये कौन सा है, सिंपल क्यूबिक है, तो फर्स्ट इसका सही आंसर है 17 का। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 कहां पे है, ये है 18, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर 18 क्वेश्चन। चलिए तो कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी, तो फॉर विच गैसेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज ग्रेटर देन 1। आपको बताना है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो Z ग्रेटर देन 1 होगा किसके लिए, ठीक है। तो ग्राफ से पता चल रहा है, ये तो देखो ना, यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यहाँ Z की वैल्यू कितनी है, 1 है। ऊपर को Z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, नीचे को क्या होगा, Z लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नीचे को क्या हो रही है, नेगेटिव डेविएशन हो रही है, ठीक है। मतलब CO2 और N2 गैसेस, इसमें दो ऐसी गैसेस हैं जो लो प्रेशर पे, इधर तो प्रेशर कम है, उधर तो प्रेशर बढ़ रहा है, लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रही है। मतलब ये कौन सी गैसेस है, सारी की सारी रियल गैसेस है। रियल गैस का नेचर ऐसा ही होता है, ठीक है। आइडियल गैस का नेचर ऐसा होगा, स्टेट, लेकिन ऐसी गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमने पढ़ा होगा सारा।
तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन दो ही गैसेस दे रही हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आंसर आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम इसमें सही आंसर है। इसका रीजन भी मैं दे देता हूं आपको। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के लिए इनका साइज क्या बहुत छोटा है, इनका साइज इतना छोटा है कि इस केस में हम ए को क्या कर देंगे, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, ए को क्या कर देंगे इसमें निगलेक्ट कर देंगे, ए को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपको मैं वेन वाल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं क्या है, P प्लस ए अपॉन एन स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। देखिए मैंने क्या लिखा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी। मेरे को एक मिनट नोट रखना चाहिए, मैंने इसमें गड़बड़ कर दी कुछ, ठीक तो लिखा हुआ है। वी माइनस वी ठीक है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक वेन डर वाल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस वेन डर वाल इक्वेशन को लगा के हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आओ इसको देखते हैं कैसे करना है। चलिए, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना इसमें, वेन डर वाल इक्वेशन को लगा के करना है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं ए को निग्लेक्ट कर देता हूं, क्या करता हूं, ए को निग्लेक्ट कर देते हैं, और जैसे ए को निग्लेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, निग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये निग्लेक्ट होगा तो P V माइनस बी रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ ब्रैकेट को, PV माइनस PV इज इक्वल टू आर टी आ गया। ठीक है ना, और PV किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी प्लस PV आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूँ, PV अपॉन आर टी, यानी कि आर टी से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी आर टी यहाँ भी आर टी। ठीक है, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। PV बाय आर टी क्या होता है, Z होता है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है, PV अपॉन आर टी। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया आपके पास, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस PV बाय आर टी। अब देखो इस इक्वेशन से ये पता लग गया कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 से बड़ा है, 1 में कुछ प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो मैंने आपको इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि H2 और हीलियम का पॉजिटिव डेविएशन किन कारणों की वजह से होता है, क्योंकि इसमें हम ए को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था, 18 था शायद, हाँ जी 19 पे आ गया। हाँ जी, तो 19 क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी सेम हुई है। तो अभी क्या हमने, द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस इज यूजुअली डिपिक्टेड बाय प्लॉटिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z versus pressure at constant temperature. At high temperature and high pressure, Z is usually more than 1. This fact can be explained by van der Waal equation when, ये क्या लिख रहा है, the constant A is negligible and B not, constant B is negligible and not A, both the constants A and B are negligible, both the constants A and B are not negligible. ठीक है, तो इसका आंसर यही है, सही आंसर क्या है, इसका आंसर इसका सही क्या है, दैट इज B, सॉरी ये इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट ए को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। अभी मैंने पीछे करके बताया आपको, ठीक है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो हमने किसको निग्लेक्ट किया था, ए को निग्लेक्ट किया था, तो क्या आ गया आपके पास, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, और वो यही बोल रहा है। ठीक है, कि हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करना, हमें प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो Z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मोर देन 1 आनी चाहिए। वो कब होगा, जब हमारा ए क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा, बी को नहीं कर रहे हैं निग्लेक्ट। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा, उल्टा लिखा, बी निग्लेजिबल है, ए नॉट, ये तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। तो सेम जो लास्ट वाला 18 क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें भी वही इक्वेशन बननी है जो मैंने यहाँ ऑलरेडी बना दी हुई है। ठीक है, तो एंड में ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट है कौन सा, 20th क्वेश्चन, कहां पे 20th क्वेश्चन, यहाँ पे, हाँ ये है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है वो, इन एन ऑटो इंजन विद नो पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, विद नो पोल्यूशन कंट्रोल 5% ऑफ फ्यूल एज्यूम
100% ऑक्टेन, ठीक है, इज अनबर्न्ड। अच्छा, तो ये फ्यूल इन्होंने कौन सा एज्यूम किया है? ऑक्टेन को एज्यूम किया हुआ है, C8H18 फॉर्मूला है, और ये बोल रहे हैं कि उसमें से 5% फ्यूल जो है अनबर्न्ड है, यानी कि 5% फ्यूल कौन सा होगा उसमें? C8H18 एसएच निकल गया बाहर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि रिलेटिव मास और रिलेटिव वॉल्यूम निकालना है CO का, किसके साथ? C8H18 के साथ, है ना, इसके साथ निकालना है। ये जो C8H18 है, अच्छा ये C8H18 कौन सा है? ये वो वाला हिस्सा जो अनबर्न्ड था, ठीक है ना, 5% वाला हिस्सा है, उसका रेशियो निकालना है, रिलेटिव मास का और रिलेटिव वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, रिलेटिव वॉल्यूम का रेशियो निकाल दूं चाहे रिलेटिव मोल का निकाल दूं, एक ही बात है, ये दोनों सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो मोल का रेशियो निकालूंगा वही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जब मोल से हम मास में जाएंगे तो उसको मोलर मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं किसकी? ऑक्सीडेशन की, ऑक्टेन की, ठीक है। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है C8H18, ऑक्सीजन है साथ में O2, ठीक है। क्या मिला आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर H2O। बैलेंस करें इसको, 8 कार्बन यहाँ पे आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? नहीं, हाइड्रोजन 18 है, तो ये 9 to 18 आ जाएगा, ठीक है। और 9 8 17, 17/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17/2 आ जाएगा, क्लियर। तो इक्वेशन तो बन गई यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। दिस इज इक्वेशन C8H18 17/2 O2 8 CO और साथ में क्या आ गया? 9 H2O आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि इसमें से कितना परसेंट डायरेक्ट है? 0.05 मोल ऑफ फ्यूल इज अनडायरेक्टेड। मैं लिख देता हूं, सिंस 0.05% ऑफ फ्यूल इज अनडायरेक्टेड, ये क्या आपके पास अनडायरेक्टेड है, तो कितना रिएक्ट कर रहा है? 0.95% क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और मैं 0.95 के अकॉर्डिंग मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकाल दूंगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकाले, हेंस मोल्स ऑफ CO प्रोड्यूस कितना आ जाएगा? हेंस मोल्स ऑफ CO कितने प्रोड्यूस हुए भाई? देख लेते हैं वो कितने हो जाएंगे। यहां से 1 से 8 हो गया ना, तो 0.95 से कितने हो जाएंगे? 0.95 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.95 इंटू 8 से ना, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 8 जा 72, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना है ये? 7.6 आ गया, ठीक है। ये आ गया 7.6, ठीक है। तो 7.6 आ गया ये, है ना। अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालनी है, पहले मोलर रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं रिलेटिव मोल रेशियो। तो रिलेटिव मोल रेशियो, है ना, इसको निकाल लेते हैं पहले, कितनी है ये रिलेटिव मोल रेशियो। तो 7.6 को किससे डिवाइड कर देंगे? 0.05 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 7.6 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 0.5 से, 0.05 से ना। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.95 है ना, हाँ 0.95 है। तो कितना आंसर आएगा ये? 152 हाँ 152 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ऑप्शन में कहा है ये? सी में भी है और कहां पे है? सी में भी है और कहां है? ए में भी है। और सी और ए में कौन सा सही आंसर है? अब इसके लिए हमको 37 और 35 देखना पड़ेगा, दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। चलो ये तो हो गई मोल की रेशियो, है ना। वॉल्यूम की रेशियो मतलब वॉल्यूम मतलब मोल, है ना। यहां मैं लिख देता हूं दैट इज वॉल्यूम रेशियो, ये आपकी वॉल्यूम रेशियो। अच्छा अब मुझे क्या निकालनी है? मास रेशियो निकालनी है। तो मास रेशियो के लिए क्या करूंगा मैं? 7.6 को मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां लिख देता हूं रिलेटिव मास रेशियो, ये कितनी आ जाएगी? 7.6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? मोलर मास से। 7.6 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CO, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, है ना। 16 12 कितने हो गए? 16 और 12 28 हो गए ना, 28। देख लो भाई 12 28 हो गए ना। अच्छा ये उसके बाद आ जाएगा फिर कितना? 0.05 आ जाएगा, 0.05। इसको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास ऑफ इसका C8H18 मतलब कार्बन का 8, है ना। 12 8 96, 12 इंटू 8 आ जाएगा प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96 12 8 96, 96 प्लस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास?
114 हो जाएगा, ठीक है। तो 114 हो गया, ठीक है, 114 हो गया। तो ये आ गया 7.6 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 114। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37 के करीब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो आंसर आएगा आपका क्या आने वाला है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी असाइनमेंट कौन सी, द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमारा वीडियो आज खत्म हो रहा है यहीं पे। तो हम नेक्स्ट करेंगे, असाइनमेंट लेकर आएंगे जो शायद होगा अटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो देख लेते हैं कौन सा अटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो सोल्यूशन लेकर मैं फिर दोबारा आऊंगा। ओके देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।